इज हमारा डेफिनेशन क्या है, मतलब लिमिट स्टेट की एजम्पशंस हम लोग कौन सी बनाते हैं लिमिट स्टेट में, जो हम डिज़ाइन में कंसीडर करके चलेंगे, कुछ एजम्पशंस जो हमारी आईएएस कोड में ऑलरेडी गिवन होती है, ठीक है, और वो एजम्पशंस आई कहाँ से उसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। देन हमारे पास पार्शियल सेफ्टी फैक्टर ऑफ सेफ्टी फॉर मटीरियल, कुछ फैक्टर्स हम कंसीडर करके चलते हैं मटीरियल्स के लिए, पार्शियल फैक्टर ऑफ सेफ्टी जिन्हें बोला जाता है मटीरियल्स के लिए, और लोड के लिए उनको डिस्कस करेंगे। डिज़ाइन लोड, अगर आप लोगों को याद हो जो हमने पहला सेकंड चैप्टर किया था, वहाँ पे मैंने आप लोगों को लोड्स बताए थे, डेड लोड क्या होता है, लाइव लोड क्या होता है, याद है कि नहीं, इम्पैक्ट लोडिंग क्या है, अगर नहीं याद तो इवन यू कैन लेट मी नो, ठीक है। डिज़ाइन लोड याद है? एंड फर्दर अगर आपकी बात करें स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर, मैं चली जाती हूँ, मैं दूसरे उसमें बैठती हूँ कंफर्टेबली, ओके। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो और लास्ट टॉपिक क्या है, स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर्स। जब भी हम स्ट्रेस ब्लॉक पैरामीटर की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि हमारे जो स्ट्रेसेस, जो हमारे बीम हो गया या फिर कोई कंक्रीट का सेक्शन हो गया, रीइंफोर्स कंक्रीट का सेक्शन हो गया, उसके अंदर कौन कौन से स्ट्रेसेस ऐड कर रहे हैं उसके बारे में बात करेंगे, और उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं इन टर्म्स ऑफ जो हमारा स्ट्रेस ब्लॉक डायग्राम होता है उसमें। तो ये हमारे एक जनरल बेसिक टॉपिक्स हैं जो हमारे इस चैप्टर में कवर होंगे, और ये पूरा आपका लिमिट स्टेट की एग्जाम्पशंस लिमिट स्टेट में है क्या है उसको डिफाइन करेगा। फाइन, शुरू करते हैं कि लिमिट स्टेट है क्या है। अब देखो, जब भी हम डिज़ाइन करते हैं, कोई स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो हमारे पास डिज़ाइन करने की एक फिलॉसफी होती है। पहली चीज़ क्या, कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो क्या होना चाहिए, सेफ होना चाहिए। जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इट शुड बी सेफ। सेकंड, हमारा जब भी हम स्ट्रक्चर डिज़ाइन कर रहे हैं या फिर कुछ भी बिल्डिंग बनाने जा रहे हैं, उसके पीछे बनाने के पीछे हमारे दिमाग में सेकंड चीज़ क्या होती है, कि जिस पर्पस के लिए हम ये स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस वो हमारे दिमाग में क्लियर होना चाहिए, और ये वो पर्पस, जो बिल्डिंग जो भी हम बना रहे हैं, ये पर्पस वो सॉल्व करनी चाहिए। तो जब भी डिज़ाइन करनी है बिल्डिंग, हमारी उसके पीछे डिज़ाइन फिलॉसफी क्या रहता है, हमारे दिमाग में क्या रहता है, कि जो हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं इट शुड बी सेफ, नेक्स्ट सर्व द पर्पस फॉर विच इट इज बिल्ड। जिस पर्पस के लिए उस बिल्डिंग को बनाया जा रहा है उसका वो पर्पस सॉल्व करनी चाहिए, ठीक है। लेकिन अगर हम आगे और बात करें, एक तो क्या था डिजाइन फिलॉसफी के दो पॉइंट्स, क्या सोच के हम लोग डिजाइन करते हैं, दिमाग में हमारे क्या रहता है, ये दो बेसिक चीजें। पहला, जो स्ट्रक्चर शुड बी सेफ, सेकंड, जो हमारा पर्पस है जिसके लिए बिल्डिंग बनाई जा रही है वो सॉल्व करना चाहिए। नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि बट स्ट्रक्चर में बिकम, सॉरी ये स्पेलिंग एरर है, यहाँ पे बिकम आएगा, बट अ स्ट्रक्चर में बिकम अनफिट। वो क्या कह रहे हैं, किसी रीजन से जो हमारा स्ट्रक्चर है वो अनफिट हो सकता है, मतलब अनफिट फॉर यूज। क्यों? या तो वो कोलैप्स कर सकता है आफ्टर सम टाइम, ठीक है, या फिर उसमें क्या हो सकता है, मतलब वो वायलेट कर सकता है सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट। अब सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में कौन कौन सी चीजें आती हैं, या तो हमारी डिफ्लेक्शन हो सकती है, क्रैकिंग हो सकती है, या फिर ओवरलोडिंग की वजह से हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्या हो सकता है, कोलैप्स हो सकता है। अगर मैं बात करूं कोलैप्स होने की, रज एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन अगर हम कर्व पिक करें तो कहने का मतलब क्या है, कि अगर मैं बात करूं एक सर्टन लोड है, ठीक है, एक सर्टन लोड, ये मीन लोड कह लो, जो हम बोल रहे हैं जो एक्ट करना ही करना है, जितने भी लोड एक्ट कर रहे हैं, डेड लोड, लाइव लोड, इम्पैक्ट लोड, इतने सारे लोड हमारी बिल्डिंग के ऊपर एक्ट, इन्वायरमेंटल लोड एक्ट करते हैं, ठीक है, विंड लोड एक्ट करते हैं। जब भी एक्ट करते हैं हमारे पास एक सर्टन लिमिट होती है, तो लेकिन हम अगर जो मीन वैल्यू होती है, सबका कॉम्बिनेशन करके एक मीन निकालते हैं ना, ठीक है, तो वो मीन वैल्यू। लेकिन जब भी हमें स्ट्रक्चर डिजाइन करना होता है ना, तो हमारे दिमाग में क्या रहता है, एक चीज हमेशा सोच के चलनी है, एक बिल्डिंग है, हमें पता है इस बिल्डिंग के ऊपर अगर मैं बोलूँ एक एक्स लोड एक्ट कर रहा है, एक्स न्यूटन पर एम एम स्क्वायर, मान लो कोई भी वैल्यू हो सकती है, वो एक्ट कर रहा है और हमें वो वैल्यू पता है, ठीक है। तो हमारी कोशिश क्या रहती है कि जो एक्चुअल वैल्यू है ना, हम उससे ज्यादा वैल्यू पे उस स्ट्रक्चर को डिजाइन करें, कम वैल्यू पे नहीं करेंगे क्योंकि स्ट्रक्चर फेल कर जाएगा। ये अगर मैं बोलूं, अगर एक ये मीन वैल्यू है, मगर मैं बोलूं एक्चुअल में इतने ये लोड एक्ट कर रहे हैं, तो हम ज्यादा लेकर चलेंगे इन फ्यूचर, ताकि हमारी जो बिल्डिंग है अगर इन केस उसके ऊपर ज्यादा लोड लग जाए, उसके अंदर वो क्या रहे, सेफ रहे, ठीक है। मतलब
अगर एक एक्चुअल लोड एक्ट कर रहा है, अगर ओवरलोडिंग हो जाए, ओवरलोड लग जाए बिल्डिंग के ऊपर, उसमें वो फेल नहीं करनी चाहिए, कोलैप्स नहीं करनी चाहिए, वो उसको भी विदस्टैंड करनी चाहिए। इसीलिए हम कोशिश करते हैं, हम लोड को ज्यादा के लिए ज्यादा कंसीडर करके डिजाइन करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा स्ट्रक्चर इन फ्यूचर क्या रहे, सेफ रहे, ज्यादा लोड के लिए भी। एक्चुअल तो लग ही रहा है, लेकिन उससे ज्यादा के लिए हमें उसको सेव करना है। अगर हम डिजाइन फिलोसफी की बात करें तो हम दो चीजों को कंसीडर करके चलते हैं। हमारे डिजाइन के अंदर दो चीजें कंसीडर होती है, पहला लोड, दूसरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। क्योंकि देखो, अगर कोई भी स्ट्रक्चर बना है, अगर उस पर लोड लग रहा है, वो उसको बियर करना चाहिए। अगर वो ओवरलोडिंग हो जाए, और वहां पे क्या हो सकता है कि स्ट्रक्चर हमारा कोलैप्स कर सकता है। तो हमें एक लिमिटिंग वैल्यू पता होनी चाहिए, जिसके बाद अगर ओवरलोडिंग हो जाए, हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाए, फेल कर जाए। हमें एक एक्सेस, हमें एक लिमिट पता होनी चाहिए कि इससे ज्यादा लोड हमारी बिल्डिंग पे एक्ट नहीं करेगा, और जितनी लाइफ के लिए, चाहे 50 साल के लिए बनी है, 120 साल के लिए परमानेंट स्ट्रक्चर बना है, उसके अंदर वो सेफ होना चाहिए लोडिंग के लिए। कोई भी लोडिंग एक्ट कर सकती है, चाहे अर्थक्वेक की वजह से कोई डिस्टर्बेंस कॉज हुई, या फिर डेड लोड, बिल्डिंग के ऊपर कोई, बिल्डिंग के खुद का मटेरियल का वेट वो बेयर करनी चाहिए। लाइव लोड की बात करूं या फिर इम्पैक्ट लोड की बात करूं, जो कि इम्पोज लोड की बात करूं, नॉट इम्पैक्ट, लाइव लोड और इम्पोज लोड की अगर मैं बात करूं, मतलब जो मूविंग लोड होता है, जैसे कि लोग हैं, ठीक है, या फिर हमने कोई बिल्डिंग के अंदर मटेरियल रखे हैं, फर्नीचर रखा है जिसको हम मूव कर सकते हैं, वो उन सबको फर्नीचर का भी लोड बियर कर सके, ठीक है। तो ये सारे हमारे क्या केसेस होते हैं, हमारा मतलब लोडिंग का कंबाइन इफेक्ट, डेड लोड, लाइव लोड, एनवायरमेंट लोड के अंदर विंड लोड आ जाएगा, जिस तरह का एनवायरमेंट, उसके हिसाब से उसको क्या करना चाहिए, बियर करना चाहिए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं डिजाइन फिलोसफी की, ठीक है, इसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो लिमिट स्टेट के अंदर पहला तो हम कंसीडर करके चल रहे हैं कि लोड, कितने लोड उस बिल्डिंग के ऊपर एक्ट कर रहे हैं, और ओवरलोडिंग का भी कंसीडर करके चल रहे हैं, इसलिए हम लोड को ज्यादा लेकर चलते हैं जब भी डिजाइन करेंगे। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में क्या होता है रजय, अगर मटेरियल की स्ट्रेंथ की बात करें, अगर मैं कर्व के फॉर्म में बात करूं, एक हमें पता है मटेरियल की मीन स्ट्रेंथ, हमें पता है कि मटेरियल की एक्चुअल मीन स्ट्रेंथ कितनी आ रही है, ठीक है, लेकिन हम हमेशा मटेरियल को कम स्ट्रेंथ के को लेकर चलेंगे। क्योंकि क्या होता है, देखो मटेरियल जो भी है, कंक्रीट की अगर बात करें, कंक्रीट के अंदर बड़ी डिफरेंट मटेरियल्स हैं, एग्रीगेट्स है, सीमेंट है, सैंड है, और उसके अंदर और भी फैक्टर हैं कि क्योरिंग प्रॉपर हो रही है कि नहीं, कंपैक्शन प्रॉपर हो रही है कि नहीं। अगर नहीं प्रॉपर है तो उसमें स्ट्रेंथ क्या हो जाती है, रिड्यूस हो जाएगी, मतलब अगर प्रॉपर नहीं है तो कुछ भी केस हो सकता है, क्योंकि वो हम खुद बना रहे हैं, ऑन साइट बना रहे हैं, ठीक है, और उसकी कोई डिस्टिंक्टिव स्ट्रेंथ नहीं है, वो टेस्टिंग से हमें पता चल रही है। तो बहुत ही ज्यादा वेरिएंट फैक्टर्स होते हैं ये सारे। तो इसीलिए हम क्या लेकर चलते हैं, उसकी स्ट्रेंथ की वैल्यू को कम लेकर चलते हैं। अगर मान लो 28 डेज पर M20 की 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, तो हम मटेरियल की स्ट्रेंथ 20 न्यूटन पर mm स्क्वायर नहीं लेकर चलेंगे, हम उससे कम लेकर चलेंगे, ठीक है। जो कि फैक्टर अगर आपको याद हो, मैंने आपको बताया था, अगर आप 1/1.5 करोगे, जो कि हमारा इसका पार्शियल सेफ्टी फैक्टर था, तो हमारे पास 0.6 फैक्टर आता है। तो हम क्या लेकर चलते हैं, 0.6 टाइम्स ऑफ 20 की वैल्यू लेकर चलते हैं करेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ, क्योंकि कम लेकर चल रहे हैं। क्यों कम लेकर चल रहे हैं, क्योंकि हम उसकी जो प्रॉपर्टी है वो वेरिएंट है, बहुत वेरी कर सकती है जगह मटेरियल की प्रॉपर्टीज के ऊपर, एंड किस तरह से उसको कास्ट किया जा रहा है, क्या किस तरह से उसका मिक्स डिजाइन हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो आई होप आपको एक चीज दिमाग में क्लियर होगी कि जब भी स्ट्रक्चर डिजाइन करना है, तो हमारा स्ट्रक्चर डिजाइन करने की जो फिलॉसफी होती है वो किन दो चीजों पे बेस होती है, कि लोड कौन कौन से एक्ट कर रहे हैं, ठीक है, और कितना लोड एक्ट कर रहा है, दूसरा मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है, और हम एक्चुअल स्ट्रेंथ क्या है, और हम डिजाइन करने के लिए क्या कंसीडर करके चलते हैं, कम वैल्यू लेकर चलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत, प्लीज लेट मी नो, एंड प्लीज मेरे साथ इंटरैक्टिव फॉर्म में रहा करो, हाँ या ना नो कुछ बोल मैम, दिया करो, सो दैट मैं आगे नो मैम, प्रोसीड करा करूँ। नो मैम। बेसिक, मैंने बिल्कुल बेसिक से शुरू किया है, तो कहीं पर भी मेरे को स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। नाउ लेट मी स्टार्ट अगेन। अब अगर बात करूं डेफिनेशन की, कि हमारी डिजाइन फिलॉसफी लिमिट स्टेट मेथड की क्या कहती है, अब डेफिनेशन को गो थ्रू करते हैं। द फिलॉसफी ऑफ लिमिट स्टेट मेथड इज टू सी that the structure remain fit for use, जो भी हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो इस्तेमाल करने लायक हो, फिट रहे throughout its design life by remaining within the acceptable limit of safety and serviceability। देखो
लिमिट स्टेट मेथड का बस एक ही काम है कि जो हमारा स्ट्रक्चर है जितनी लाइफ के लिए, चाहे 30 साल के लिए बना है, चाहे वो 120 साल के लिए बना है परमानेंट स्ट्रक्चर की फॉर्म में, जितने साल के लिए भी वो स्ट्रक्चर बना है वो फिट रहना चाहिए पूरी डिजाइन लाइफ के लिए, ठीक है, विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट्स ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी। अब ये जो वर्ड आता है विद इन एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट, अब वो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट्स हैं हम आगे इसको गो थ्रू करते हैं। अब एक सर्टेन सेट ऑफ हमें ना रिक्वायरमेंट्स दे रखी हैं अंडर सेफ्टी एंड अंडर सर्विसिबिलिटी। अंडर सेफ्टी की बात करें तो मतलब कि हमारा स्ट्रक्चर शुड बी सेफ, कोलैप्स नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर सर्विसिबिलिटी की बात करें कि क्या वो सर्विसेबल है, मतलब उसमें उसमें क्रैक्स, डिफ्लेक्शन, ये सारी चीजें हम लोगों को पॉइंट्स कंसीडर करके चलने होते हैं। मतलब हमारा स्ट्रक्चर बिल्कुल फिट रहना चाहिए यूज करने के लिए, उसमें कोई रिस्क नहीं होना चाहिए, क्योंकि देखो डिफ्लेक्शन होएगी या फिर उसके अंदर क्रैक्स आएंगे, हम नहीं चाहते कि जो हमारा स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल अनफिट हो जाए, ठीक है। मतलब हमें इस तरह से उसको डिजाइन करना है कि हम ओवरलोडिंग के लिए भी दिमाग में लेकर चले और मटेरियल को हम ज्यादा आंक के ना चले, मतलब मटेरियल की स्ट्रेंथ जितनी है एक्चुअल में उससे थोड़ी कम लेकर चलते हैं। मतलब हम ये बोलते हैं कि हमारी मटेरियल की चाहे 28 डेज पे जो स्ट्रेंथ आ रही है, अगर मान लो अगर M40 है तो 40 न्यूटन पर mm स्क्वायर है, लेकिन हम उसको 40 नहीं कंसीडर करके चलेंगे। जब हम डिजाइन करेंगे हम बोलेंगे कि हम कम वैल्यू लेकर चलेंगे। अगर हम रीइंफोर्समेंट यूज कर रहे हैं, मान लो FE 415 यूज किया है, ठीक है, हम ये नहीं बोलेंगे कि हमें वही एज इट इज लेना है, हम उसके लिए भी फैक्टर लेकर चलते हैं, 0.87 से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें कोड्स में यही बोला गया है कि जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एग्जैक्ट नहीं लेनी है, उसको कम लेकर चलो, क्योंकि हमें नहीं पता है कि वो एक्चुअल में उतनी ही वैल्यू दे पाएगा कि नहीं। अगर हम डिजाइन ही कम वैल्यू के लिए लेकर चलेंगे तो सेफ रहेगा, लेकिन अगर लोड की बात करें, हम पहले ही एज्यूम करके चलते हैं कि बिल्डिंग पे ज्यादा लोड एक्ट कर सकते हैं तो ओवरलोडिंग हो सकती है, तो हम ज्यादा लोड, जो एक्चुअल लोड एक्ट कर रहा होता है उससे थोड़ा ज्यादा लोड लेकर चलते हैं, ठीक है। अब ये तो था लिमिट स्टेट की बात अगर करें डेफिनेशन के फॉर्म में। अब आरसीसी स्ट्रक्चर हमारा जो एक्चुअल में हम बनाते हैं ना, हमें ये चीज हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि जो हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो सेफ होना चाहिए, ड्यूरेबल होना चाहिए। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें, सेफ एंड ड्यूरेबल। ड्यूरेबल इन द सेंस जितनी लाइफ पीरियड के लिए उसको डिजाइन किया गया है उसमें ना ही क्रैक आने चाहिए, ना ही उसमें डिफ्लेक्शन होनी चाहिए, एंड सेफ होना चाहिए, ठीक है। मतलब कोलैप्स भी नहीं होना चाहिए अंडर ओवरलोडिंग। तो ये चीजें दिमाग में रखनी है। और लिमिट स्टेट हमें ये बखूबी हेल्प करता है कि हमारा स्ट्रक्चर क्या हो, सेफ हो, ड्यूरेबल हो। पहले हमारा वर्किंग स्ट्रेस मेथड यूज होता था, लेकिन उसकी एक ड्रॉबैक थी, उसमें जब भी हम कैलकुलेशन करते थे जो हमारा हम एक्सेस अमाउंट ऑफ रीइंफोर्समेंट प्रोवाइड करते थे, क्योंकि जो उसमें पार्शियल सेफ्टी फैक्टर्स थे वो ज्यादा थे। कंक्रीट के लिए कितना था, 3 था अगर याद हो तो वर्किंग स्ट्रेस में, ठीक है, और स्टील के लिए 1.78 था। लेकिन इस केस में हम लोग बहुत ही जेन्युइन अप्रोच लेकर चल रहे हैं। हम लोग ऑलरेडी लोडिंग ज्यादा लेकर चल रहे हैं कि बिल्डिंग के ऊपर लोड ज्यादा लग सकता है, और जो मटेरियल की स्ट्रेंथ उसको कम लेकर चल रहे हैं। अब आगे बात करते हैं, हम अगर लिमिट स्टेट मेथड की बात करते हैं तो लिमिट स्टेट मेथड में लिमिट स्टेट का क्या मतलब क्या है, ये कुछ नहीं है, फेलियर कंडीशंस देता है। लिमिट स्टेट हमें क्या देता है, फेलियर कंडीशंस देता है कि ऐसी कौन सी वैल्यूज, कितनी वैल्यू पे हमारा स्ट्रक्चर जब इस लिमिट वैल्यू को क्रॉस कर जाएगा। मतलब अगर मैं बोलूं ये अगर एक सिंपल, अगर मैं लाइन की फॉर्म में बोलूं कि एक ये लिमिट स्टेट वैल्यू है, कोई भी जो भी लिमिटिंग वैल्यू है, लिमिट स्टेट वैल्यू है, जैसे ही इस वैल्यू को क्रॉस किया, ठीक है, हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल, ठीक है। आइदर या तो कंप्रेसिव स्ट्रेसेस ज्यादा लग गए, टेंसाइल स्ट्रेसेस ज्यादा लग गए, ठीक है, मतलब ओवरलोडिंग हो गई स्ट्रक्चर के ऊपर, तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर गया, फेल कर गया। और ये हमारा क्या होती है, लिमिट क्या होती है, ये मतलब आप कह सकते हो डिजाइन वैल्यू कह सकते हो, ठीक है, या फिर वो मैक्सिमम वैल्यू कि जिसको क्रॉस करते ही हमारा स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। और हम लोग जो स्ट्रक्चर डिजाइन करते हैं वो यहाँ इतनी कई वैल्यू पे करेंगे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या रहे, सेफ रहे। जैसे ये सेफ लिमिट हो गई, ये क्या हो गई, सेफ लिमिट, ये वाली सेफ लिमिट है हमारे पास। अगर हम ग्राफ की टर्म में, जैसे ही सेफ लिमिट जितनी के लिए वो डिजाइन हुआ उसको क्रॉस करता है तो हमारा स्ट्रक्चर क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। तो हम लोगों के पास एक डिजाइन वैल्यू होती है, जैसे ही उस डिजाइन वैल्यू को लोड या फिर मटेरियल की स्ट्रेंथ क्रॉस कर गई तो हमारा क्या हो जाएगा, फेल कर जाएगा। तो अगर मैं लिमिट स्टेट की बात करूं तो हमारे लिमिट स्टेट कुछ नहीं है, हमारे पास फेलियर कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अब अगर बात करो कि स्ट्रक्चर की बात करें तो स्ट्रक्चर कब रीच करेगा लिमिट स्टेट को,
अगर कैसे कह सकते हो कि अ स्ट्रक्चर इज हैज रीच्ड इट्स लिमिट स्टेट वैल्यूज या फिर हैज रीच्ड इट्स लिमिट स्टेट, ऐसा कब होगा जब पूरा स्ट्रक्चर, ठीक है, व्हेन अ स्ट्रक्चर एज अ होल, मतलब या तो पूरा स्ट्रक्चर या फिर इन पार्ट्स या फिर कुछ पार्ट जो आपका स्ट्रक्चर का वो अनफिट हो गया फॉर यूज ड्यूरिंग इट्स एक्सपेक्टेड लाइफ, मतलब जितनी लाइफ के लिए उसको डिजाइन किया था उस लाइफ पीरियड के अंदर ही वो क्या हो गया है, अनफिट हो गया है, मतलब उसमें आइदर क्या रखे होंगे, या तो उसमें क्रैक्स आ गए होंगे, डिफ्लेक्शन आ गई होगी, या फिर वो क्या हो चुका होगा कि ओवरलोडिंग ज्यादा हो गई, उसमें क्रैकिंग ज्यादा हो गई, तो एक मतलब वो एक सर्टेन पार्ट से क्या होना, कोलैप्स होना शुरू हो जाएगा। जैसे ही ये डिफेक्ट हमें दिखने लगते हैं तो हम बोलते हैं कि हमारी लिमिट स्टेट क्या कर गई है, रीच कर गई है, मतलब उसमें हमें डिफेक्ट दिखने लग गए हैं। ठीक है, अब अगर डेफिनेशन की बात करें, डेफिनेशन क्या कहती है हम लोगों को, डेफिनेशन क्या कहती है, द एक्सेप्टेबल लिमिट फॉर द सेफ्टी एंड सर्विसिबिलिटी, मतलब ये वो वैल्यू जिसपे हमारा जो स्ट्रक्चर की बात क्या करें, सेफ है, सर्विसेबल है, ठीक है, ये सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है बिफोर फेलियर, मतलब फेलियर से पहले जो भी लोड अकर कर रहा था या फिर जो भी कंडीशंस प्रिवेल कर रही थी, ठीक है, वो हमारी क्या है, लिमिटिंग वैल्यू या फिर लिमिट स्टेट कंडीशंस है। जैसे ही ये बिफोर फेलियर की कंडीशन, जैसे ही ये एक सर्टेन लोड या फिर एक सर्टेन मटेरियल की स्ट्रेंथ को क्रॉस कर जाएगा और मटेरियल हमारा क्या कर जाएगा, फेल कर जाएगा, तो वो लिमिट स्टेट को क्या कर गया है, रीच कर गया, और हमारा स्ट्रक्चर क्या होने लग जाएगा, फेल होने लग जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत कि लिमिट स्टेट क्या नो है? मैम। नो नो मैम। मैम। फर्दर अगर मैं बात करूं लिमिट स्टेट की मेजर दो कंडीशंस हैं, कोई बताएगा पिछला रिकॉल करके क्या दो मेजर कंडीशंस है, कल भी वैसे तो बताई थी, कौन कौन सी दो मेजर कंडीशंस होती हैं हमारे पास लिमिट स्टेट की? डिफ्लेक्शन एंड क्रैकिंग। वो सर्विसिबिलिटी रिक्वायरमेंट में हमारे पास दो मेन कंडीशंस होती हैं। पहला